हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सॉलिड स्टेट में खूब सारी आपसे बातें कर ली। आपको ये भी बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके बाद हमने तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ी कि परमिटिव, नॉन परमिटिव, सिंपल क्यूब में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने क्या की, बात की। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब हमने इन सबके बारे में आपसे बात कर ली, अब इसके बाद देखना, जब इसके बारे में आपसे बात हो गई कि बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, सिंपल क्यूब क्या है, कैसे एटम का अरेंजमेंट होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारी बातें हो गई आपसे। पैकिंग इफिशियंसी की बात कर ली कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे बोल दो, या वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये बात भी आप बोल सकते हो। ठीक, अब देखो आगे, यानी कि जो आज का लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी पे आने वाले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले एक बात कर देते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक्स पर, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, पढ़ी है पिछले लेक्चर में, पढ़ी नहीं होगी, पढ़ी है, कि परमिटिव का मतलब क्या है। कि परमिटिव में एक बार रिवाइज करा देता हूं कि परमिटिव में क्या होता है, ए इज इक्वल टू कितना आता है, 2r। यहीं पर बीसीसी में बात करें कि बीसीसी में कितना होता है, तो हम अगर बीसीसी की बात करें तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाता है, बीसीसी में बात करें तो कितना आ जाता है, देखो ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। यहीं पर अगर हम एफसीसी की बात करें या सीसीपी की बात करें, तो सीसीपी की अगर हम बात करें तो देखो सीसीपी में क्या होता है, तो सीसीपी में देखो क्या होगा, देखो 4r, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √2a, कितना आ जाएगा, 4r अपॉन √2a, ये आ जाएगा। यानी कितनी बात हम लोगों ने क्या थी, कर ली थी। अब देखो इस पे बेस सबसे पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख लो सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख लो सीसीपी। ठीक, मेटालिक रेडियस एंड इट्स मेटालिक रेडियस 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। देखो भाई क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपसे, सीसीपी के बारे में बोला गया है आपसे। मैंने बताया था आपको कि सीसीपी बोला जाए या एफसीसी बोला जाए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिलेशन एज लेंथ और रेडियस में पता है। आपको एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या है, पता है। जब आपको एज लेंथ और रेडियस में अगर रिलेशन पता है तो मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अब देखो एफसीसी बोले या सीसीपी बोले तो आपको पता है सीसीपी के लिए एज लेंथ और इसमें क्या रिलेशन होता है। देखो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, क्या होता है, 4r अपॉन √2, क्या होता है, ये देखो ए यहां गलत लिख दिया, 4r अपॉन √2 क्या होता है, 4r अपॉन √2। अब देखो अगर 4r अपॉन √2 है तो r की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 125, और अपॉन √2 को क्या लिख सकते हो, 1.414 लिख सकते हो। इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 353.6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे अगर हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की, किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। ओके, देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल,
कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर जब आप लिखते हैं तो बोर्ड के एकदम सामने आ जाते हैं, तो मैं इसलिए साइड हो गया। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ध्यान दो भाई, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो इधर कैसे कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात। ठीक है, यूनिट सेल सब लोग जानते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, ध्यान दो। अब देखो अगर बात करें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell। अब देखो ध्यान से समझना, आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो पता है, आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो पता है, लेकिन आपको मास ऑफ यूनिट सेल नहीं पता है। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकालोगे, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, बस यही थोड़ी सी बात समझने वाली है कि मास ऑफ यूनिट सेल। देखो भाई सिखा रहा हूं, ठीक, मान लो कभी कभी बोर्ड में ही एक्सप्रेशन पूछ लेता है 1 नंबर में, ठीक है, तो भाई एक्सप्रेशन भी पता है और अपने नीट के लिए फॉर्मूला ही रटना है। तो देखो दोनों में जो नीट वाले इनको ये डेरिवेशन की कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी इस बार देखो एम्स को मर्ज कर दिया, तो कभी कभी क्या होता है ये नहीं पता किस लाइन से कौन सी बात को रिलेट कर दे। जो लोग आपसे ये कहें सिर्फ इसी फॉर्मूले को रट लो, और मान लो किसी लाइन से किसी भी क्वेश्चन को रिलेट कर दिया, आपका तो क्वेश्चन चला जाएगा। आप तो उसी फॉर्मूले पे, हाँ वो फॉर्मूला ही रटना है, लेकिन आप थोड़ी सी बात को भी समझ लो। ठीक, अब ध्यान दो इधर, तो देखो यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मास ऑफ यूनिट सेल, यानी कि नंबर ऑफ एटम, इसको लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, जेड, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो गया जेड, इनटू, यानी कि क्या लिखा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगा जेड, इनटू मास ऑफ ईच एटम। अब यही एक समस्या बन गई, मास ऑफ ईच एटम, यानी कि बहुत सारे एटम होंगे तो कैसे उनका मास निकालो। ध्यान दो, यानी कि इसको लिख दिया मैंने जेड इनटू स्मॉल एम, मास ऑफ ईच एटम को क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम कैसे निकालोगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलर मास, लिख दिया मैंने मोलर मास अपॉन एनए। एनए क्या है, अवोगाद्रो कांस्टेंट, जिनको नहीं पता है वो अब जान गए होंगे क्या है, अवोगाद्रो कांस्टेंट, जो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। अब देखो अगर मोल कंसेप्ट में अगर आपने ये बात पढ़ ली है तो ध्यान दो भाई इधर, यानी कि आ गया इतना। अब देखो क्या लिखोगे, इधर ध्यान दो सारे लोग, अब देखो क्या लिखोगे आप, हमें निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, ध्यान दो भाई, मास ऑफ यूनिट सेल, यानी कि मैंने क्या लिखा है जेड और इनटू स्मॉल एम की जगह क्या आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर दो कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल एम से कर दो, तो इसे कैपिटल एम लिख दिया, जेड इनटू कैपिटल एम अपॉन एन आ गया, ये आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। बात क्लियर। अब जब मास ऑफ यूनिट सेल आ गया तो देखो भाई क्या और लिख सकते हो, यानी कि मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल आपका क्या हो गया, निकल आया। आपसे पूछा क्या गया, डेंसिटी,
और डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से करते हैं यहां पर। तो रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, जेड इंटू एम अपॉन एन ए। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप लोग जानते हो क्या होता है, ए क्यूब होता है। ये तो पीछे से ही पढ़ते चले आ रहे हो, क्या होता है, ए क्यूब। यानी कि फॉर्मूला आ गया रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब देखो इस फॉर्मूले में एक चक्कर क्या है, ये जो ए क्यूब आता है ना, पेपर में वो इतनी बड़ी वैल्यू देगा, पेपर में इतनी बड़ी वैल्यू देगा, जैसे 987 लिखेगा, 656 लिखेगा, जिसको मल्टीप्लाई करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो। तो आप लोग को क्या करना है, आपको कंपटीशन जीतना है। आप क्या करोगे, अगर आपने डेंसिटी का क्वेश्चन देखा सॉलिड का, आप पहले पूरा पेपर कर लो केमिस्ट्री का, आपने टाइम डिफाइन कर लिया कि मुझे 45 मिनट में 40 क्वेश्चन मान लो करने हैं, ठीक, करेक्ट एकदम। तो आप सॉलिड को इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करना, जाके गोला मार्क कर दो उस पर, और क्या करो उसको सबसे बाद में करो, इससे कैलकुलेशन या जो भी करो तो उसमें आपका टाइम मैनेज हो जाए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में ही आपका क्या ले जाएगा, ज्यादा टाइम ले जाएगा क्वेश्चन। अब देखो कुछ चीजें और बता देता हूं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सब लोग जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई। 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं, जल्दी बोलो, 10 टू दी पावर -10 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में, यहां पर भी मैं उल्टा लिख देता हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ऐसे लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर में, तो क्या लिख दूं, 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये लिख दिया। 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं, 10 टू दी पावर -10। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू दी पावर -12। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू दी पावर -9 मीटर होते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया, 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर -2 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10 टू दी पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर में होते हैं 10 टू दी पावर -12 मीटर, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 टू दी पावर -9 मीटर। अब हम इन पे बेस बनने वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उस पे बनने वाला सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। एन एलिमेंट हैविंग BCC स्ट्रक्चर हैज एटॉमिक मास 6.02, फुल स्टॉप। कैलकुलेट density of unit cell and its age length is 10 पिकोमीटर। क्या है, 10 पिकोमीटर। देखिए भाई, अब अगर आपको एज लेंथ दी है एज लेंथ क्या है, 10 पिकोमीटर, तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, अगर हम लोग बात करें, अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ठीक, देखो इसको लिखो 10 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर, ये एज लेंथ आ गई। अब देखो अगर बात करें इसके आगे, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो इधर, कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसकी बात अगर बात करें, ध्यान देना कि जेड की वैल्यू, अब देखो इधर समझना मेरी बात, जो बच्चे नए हैं, जो सॉलिड पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल दिया स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी है। कैसा है, बीसीसी है। और आप जानते हो कि बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। तो जेड की जगह फटाफट रखो 2। एम कितना दिया है, 6.02 दिया है भाई, अपॉन एनए कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, 10 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये हो गया। बात क्लियर है यहां पर, इधर से देखो जरा,
ध्यान से देखो भाई, सबको दिख रहा होगा अच्छे से। अब मैं बिल्कुल सामने नहीं आता हूं लिखते टाइम, ध्यान दो इधर। 6.02 से 6.02 का मर्डर कर डाला, मार दिया इसको, जान से मार डाला, खत्म खेल हो गया इसका। क्लियर बात। अब देखो भाई क्या बचा आपके पास, ऊपर ऊपर बचा 2 और नीचे कितना बचा, ध्यान दो ध्यान दो, 10 टू दी पावर 23, जल्दबाजी नहीं, 10 का क्यूब 1000 इंटू ये कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 24 कितना 36। क्लियर, क्योंकि 12 का कितनी बार मल्टीप्लाई, जल्दी बोलो कितनी पावर है, यहां पर देखो छूट गया ये। और जब पावर मल्टीप्लाई में होती तो उनका क्या होता है, एडिशन होता है, ये बात आप जानते हो। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 36। ठीक, अब अगर देखो 36 आ गया, तुम बताओ 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, अब देखो 36 आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्यों, अरे भैया जब कोई भी पावर होती है तो इतना आप जानते हो, 6th-7th में पढ़ के आए हो कि पावर कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। ये कोई कठिन बात तो है नहीं। तो अब देखो यहां पर, अब अगर देखो यहां पर बात करें तो ये आ गया 10 टू दी पावर माइनस 36। अब यहां पर आप गलती कर बैठोगे, देखो ये कितना हो गया 23, 3 प्लस 3 6, यानी कि 2/10 टू दी पावर 26, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10 टू दी पावर 36 प्लस का, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 36 माइनस 26, कितना बचा 10, 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर, क्या हो गया आंसर। अब भैया एक बात बताओ, डेंसिटी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, डेंसिटी। अब देखो ध्यान दो, अब देखो अगर डेंसिटी, ये आंसर अभी मत लिखो ऐसे, अब आपसे क्या पूछा गया, डेंसिटी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, डेंसिटी। यहां पर डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो डेंसिटी को अगर रो से रिप्रेजेंट किया है आपने, तो अब मुझे बताओ यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, जल्दी बोलो डेंसिटी यूनिट, एक्सप्रेशन को देखकर बोलो, यूनिट बोलो जल्दी जल्दी। देखो डेंसिटी, ऊपर क्या है ग्राम, ऊपर क्या है ग्राम, और इसको एज लेंथ को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, मीटर क्यूब में, तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब। वैसे डेंसिटी किसमें होगी, अगर वहां पर आप अधिकतर कन्वर्जन देखोगे तो सेंटीमीटर में होगा, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या होगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब चल, हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सबसे बस कठिन क्वेश्चन बोला जाता है। इसके बाद सब क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ, पानी आराम से हो जाएंगे, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। जो मैं कठिन क्वेश्चन है उन्हें मैं खुद करा देता हूं, और जो आसान है वो आप तो कर ही लोगे। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो। ए एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर देयर, सॉरी स्ट्रक्चर देयर नहीं है, स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 10 पिकोमीटर, एज लेंथ ऑफ 10 पिकोमीटर, फुल स्टॉप। the density of 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, 200 ग्राम, जहां मैंने अंडरलाइन किया है 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, यानी कि 208 ग्राम में कितने एटम होंगे। अब आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी आना चाहिए, पूछा है कि 208 ग्राम में कितने एटम होंगे। ठीक, इतनी बात के लिए क्लियर। अब मैं बहुत प्यार से एकदम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं इधर हो जाता हूं और क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व करता हूं। देखो भाई, सबसे सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इससे आसान मुझे कोई तरीका नहीं दिखा। सबसे पहले बात की कि एज लेंथ कितनी है भाई, 10 पिकोमीटर, इसका मतलब हो गया 10 इंटू, एक पिकोमीटर में जल्दी बोलो कितने सेंटीमीटर होंगे, बोलो तेज से बोलो, 10 टू दी पावर -12 सेंटीमीटर।
10 टू दी पावर -12 सेंटीमीटर होंगे। सही बता रहे हो, सही बता रहे हो आप, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो भाई 10 टू दी पावर -12 मीटर, ठीक, ये आ गया, क्लियर। अब देखो यहां से क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपसे 208 ग्राम के लिए बात की गई है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक। तो क्या निकालोगे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो क्या होगा, ए क्यूब होगा, यानी कि 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 सॉरी -12 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। क्लियर बात यहां पर। अब ध्यान दो भाई, अब क्या निकालो, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एटम, उसका भी तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एटम, यानी कि आपको 208 ग्राम वाले एटम का क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया है, 200, कितना ले लिया मास, 200। अब देखो यहां पर मेरे मुंह से एक चीज निकल गई कि 208, सॉरी यहां पर 208 नहीं है बेटा, ये 200 है, बाय मिस्टेक, सॉरी कितना हो गया है, ये 208 नहीं है, ये कितना है, 200 है, ठीक है। तो ये 200 ग्राम, यानी कि अगर ये 200 है तो डेंसिटी कितनी है भाई, जल्दी देखो, 25 यानी कि 25, ये कितना आ गया 25, यानी कि 8 जा 200, ये 8 आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम, ये 208 नहीं था भाई, मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, 200 ग्राम का कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपके पास यूनिट सेल का भी वॉल्यूम आ गया, आपके पास 200 ग्राम वाले एटम का भी वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास 208 ग्राम वाले एटम का अगर वॉल्यूम आ गया तो अब देखो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, अब देखो क्या निकालने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितने, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सेल, इस वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 200 ग्राम एटम का वॉल्यूम है वो अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो 200 ग्राम का वॉल्यूम कितना आया 8, और टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 इंटू 10 टू दी पावर -36, ये आ गया, यानी कि ये हो गया 8 इंटू 10 टू दी पावर -33, ये निकला है। यानी कि आपको क्या निकाला आया, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम निकाला है, क्या निकाला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम निकाला है। अब देखो ये निकाला है, अब देखो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम टोटल number of atom, total number of atom in this volume, sorry total number of atom in unit cell, total number of atom in unit cell कितना होगा, देखो भाई। अब अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम या टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, देखो कितना होगा। अब यहां से अगर बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल देखो कितना होगा, क्या करोगे, अब देखो स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी है, कैसा है बीसीसी, तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर -33 आ गया ये, ठीक।
क्योंकि आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि वो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी, तो उसके लिए पर यूनिट सेल कितने होंगे, 2 होंगे, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई। अब पूछा उसने नंबर ऑफ एटम, तो जब नंबर ऑफ एटम निकालते हो किसी में तो क्या करते हो, 2 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 33 इंटू Na, यानी अब Na की वैल्यू रख दो, यानी कि 2 इंटू 8 टू जा कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, चाहे अब इसको ऐसा ही रहने दो, 2 इंटू 8 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 और इंटू 10 टू दी पावर 33, ये माइनस का। अब देखो भाई मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 0, 2 6 जा 12 इंटू 8, ये कितना आ गया इंटू 10 टू दी पावर 23 इधर 33, कितना बचा 10 टू दी पावर माइनस 10, कितना बचा 10 टू दी पावर माइनस 10 बचा। यानी कि इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद देखो क्या होगा, इधर वाला मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, यानी कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन। अब 12.04 में 8 का मल्टीप्लाई करो, अब 12.4 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32 का 2 3, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और इधर कितना आ गया 10 टू दी पावर माइनस 10, इतने क्या आ गए एटम आ गए, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब डेंसिटी पे जो भी आप क्वेश्चन देखोगे सब क्वेश्चन आपको कॉमन लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। और देखो मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को भी कवर कर दिया इससे, और आप कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मॉड्यूल उठाइए, चाहे आप आकाश का मॉड्यूल पढ़िए, चाहे एलन का मॉड्यूल पढ़िए, किसी का भी मेडिकल के लिए सर्वोत्तम का किसी का भी मॉड्यूल पढ़ेंगे आप, ठीक, तो क्या होगा कि जब आप कोई भी मॉड्यूल पढ़ेंगे तो देखो क्या होगा, उनमें इसी टाइप पर आपको क्या मिलेंगे क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आप उससे एक डाउट नहीं पूछने आओगे क्लास में, क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे बैठे जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप कहोगे सर डेंसिटी में जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सारे हो गए, ध्यान देना, ठीक, बात क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, द डेंसिटी ऑफ KBr, द डेंसिटी ऑफ KBr इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी कितनी दी है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे लिखिए, आगे लिखिए, फाइंड दी यूनिट सेल ऑफ, सॉरी इज 2.7 ग्राम, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 654 पिकोमीटर, एज लेंथ कितनी है 654 पिकोमीटर, यानी कि 654 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। फिर लिखो फाइंड द यूनिट सेल ऑफ KBr, फाइंड द यूनिट सेल ऑफ KBr, यानी कि यूनिट सेल का नेचर कैसा होगा, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए जेड। ये तीसरे टाइप का सवाल है कि जिसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो, तो मैंने तीसरे टाइप की भी प्रॉब्लम आपको करा दी, और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। जब कभी भी आपसे ऐसी बात की जाए तो समझ लेना आपसे क्या पूछा गया है, जेड पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जेड पूछा गया है। आगे बात समझ में, तो देखो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए के, ये लिख दिया। यानी कि डेंसिटी देखो यहां पर क्वेश्चन दी है, कितनी दी है देखो ध्यान से 2.75, 2.75, इस Na की मल्टीप्लाई कर दो इधर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक, इज इक्वल टू 2, और m कितना दिया गया है KBr का m। अब देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन में KBr का मास क्या था, गिवन था, क्या था गिवन था, ठीक है। अब देखो वहां पर दिया गया है कितना, ब्रोमीन कितना है और K कितना है 39 और ब्रोमीन कितना है 80, तो कितना जो भी आएगा इसको एडिशन करने के बाद, और अपॉन आपने क्या लिखा, ये यहां पर देखो क्यूब लगा दो, ठीक। अब देखो सॉरी 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 Na से रो अपॉन जेड तो निकालना है आपको,
ये जेड, और यहां पर क्या आ गया ए क्यूब अपॉन क्या ए क्यूब। ए क्यूब देखो एज लेंथ कितनी है भाई, ध्यान से देखो 654 इंटू 10 टू द पावर 654 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब। ठीक, यानी कि z इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो कि 2.75 इंटू 6.02 टू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.54 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब अपॉन अपॉन कितना है 119। जब इसको सब डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, z की वैल्यू आएगी 4। कितनी आएगी z की वैल्यू 4 आएगी। अब z की वैल्यू जब 4 आएगी, z की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा FCC। कैसा आ जाएगा FCC। कैसा आ जाएगा FCC आ गया। देख लो पूरा क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखो भाई अगला टॉपिक पैकिंग। देखो अगर पैकिंग की हम लोग बात करें, पैकिंग की अगर बात करें तो देखो पैकिंग में होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना। ठीक है, आज मुझसे कुछ बच्चे सुबह बोले, सुबह क्लास में, कि सर स्पेयर तो गोला होता है, सर ये तो 3 डायमेंशन में होता है, इसमें ऐसा होता है। मैंने कहा भैया सुनो, सीधी सीधी बात, जिसने पैकिंग बनाई होगी उसकी भी आत्मा भटक रही होगी। तुम अगर ऐसा बोलोगे, और तुम अगर ऐसा बोलोगे तो जिसने पैकिंग के बारे में लिखा होगा उसकी आत्मा तुम्हें रात में बहुत परेशान करेगी। ध्यान रखना, उसकी भैया तुम गलत सलत बोलोगे, जिसने लिखा उसकी आत्मा भटकेगी तो तुम्हारे पास आएगी, तो तुम्हें क्या करेगी, परेशान करेगी। और तुम्हें जब परेशान करेगी तो तुम्हें कौन याद आएगा, प्रशांत सर याद आएंगे। ठीक, तो देखो भैया पैकिंग का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझो। अब ये नहीं कि अच्छा कभी ये नहीं सोचते हो कि चलो लाओ पैकिंग के देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता दें, कि लाओ प्रशांत सर के लिए कोई गिफ्ट ही पैक करा ले चलें, तो भैया गिफ्ट की पैकिंग हो गई वो। चलो भैया आज प्रशांत सर पे लड्डू चढ़ा दें चल के, हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा नीट का, मेंस का, तो भैया वो मिठाई की पैकिंग हो गई। भैया बोले चलो आज प्रशांत सर को ड्राई फ्रूट गिफ्ट कर देते हैं भैया, तो भैया वो फ्रूट्स की पैकिंग हो गई। भैया चलो आज प्रशांत सर को एक कार गिफ्ट कर दी जाए, तो भैया वो, और उसको पैक करवा दिया जाए ऊपर लाल पीली पन्नी से, कुछ चिलकने वाली जो पन्नी आती है, तो भैया वो कार की पैकिंग हो गई। तो पैकिंग का तरीका है देखने का। ठीक है, अब पैकिंग का तरीका है देखने का अलग अलग, कि अब देखो एटम की पैकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत मारेंगे दहेज में गाड़ी मिलेगी, बहुत मारेंगे। जब इधर देखो, इन्हें दहेज ध्यान आ रहा है। तो देखो अब एटम की पैकिंग कैसे होती है, ध्यान से समझना। आप ये मत समझो, आप उस पर मत जाओ कि वो 3D में है, वो उस एटम की पैकिंग करनी है आपको। अगर आप एटम एक सीक्वेंस में एक सीधी लाइन में अगर आप एक्स डायरेक्शन में रखते चले गए तो तब भी वो बंडी की पैकिंग है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये है इस तरीके से, ये एक्स डायरेक्शन में अगर एटम रखते चले गए तब भी बंडी की पैकिंग है, ऐसे रखते चले गए तब भी बंडी की पैकिंग है, और इसको ऐसे रखते चले गए तब भी एक ऐसी पैकिंग है, बंडी की पैकिंग है। बात क्लियर। अब पैकिंग क्यों की गई भैया, अब देखो पैकिंग, सबसे पहले पैकिंग की एक बात और समझते हैं। जितना क्लोजेस्ट एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, यानी जितने वो क्लोज पैक्ड किए जाएंगे, ठीक, उतना उनमें क्या होगा, उतना उनमें क्या होगा, जल्दी बोलो, आपस में वो कैसे बाउंड होंगे, उतने टाइटली बाउंड होंगे। कैसे बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड होंगे।
तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी उनकी उतनी ज्यादा होगी। मान लो एक तुम्हें कहानी सुनाता हूं, शादी की कहानी। शादी की कहानी क्या है, मान लो एक एक्स पर्सन है, एक एक्स लड़का है और एक वाई लड़की है। अब भैया क्या था, शादी से पहले एक रह रहा था अमेरिका में, एक रह रहा था भारत में। फोन पे हो जाता था हेलो हेलो हेलो, ट्रीन ट्रीन हेलो। क्या हुआ, जब उनकी आपस में शादी हो गई तो वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो गए और स्टेबिलिटी आपस में और ज्यादा बढ़ गई। वही एटम का हिसाब है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जितने टाइटली बाउंड हो जाएंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बेटा बढ़ जाएगी। अब उनकी स्टेबिलिटी अगर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो देखो फिर क्या होगा, यानी कि जब स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी बढ़ने के बाद फिर देखो बहुत सारी बातें और भी की गई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले पैकिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। आप डेफिनेशन लिखिएगा, सबसे पहले पैकिंग की डेफिनेशन को लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान लिखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखते चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजेस्ट पैक्ड इन स्पेस, आर क्लोजेस्ट packed in space closer the packing more will be the stability, more will be the stability of the crystal, ठीक। यानी कि पैकिंग कितनी बात आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। अब देखो पैकिंग कितने टाइप की है, ध्यान से देखो इधर। यानी कि इसकी अगर बात करें तो देखो, वन डी, 2D और 3D। आज हम लोग सिर्फ इस लेक्चर में 1D के बारे में पढ़ेंगे और 2D के बारे में। डी फॉर डॉग नहीं है, एक मारेंगे कट्टा खींच के अभी जब। डी फॉर डॉग नहीं है, डी फॉर डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। लेकिन 3D के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 1D और 2D के बारे में। तो मैं ये आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, इसको मैं इधर रफ कर देता हूं। देखो अब अगर सबसे पहले 1D की बात करें, 1 डायमेंशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, 1D की बात कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। 1 डायमेंशन में क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही एक्सिस पे होते हैं, ठीक।
क्लियर बात। यानी कि ये पैकिंग कैसी हो गई, बंडी की हो गई। अब ये वाला स्पेयर देखो, ये अपने इससे डायरेक्टली अटैच है और इस वाले स्पेयर से क्या है, डायरेक्टली अटैच है। यानी कि बंडी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब सर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, आपने बताई ही नहीं। कोई भी एटम, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल जितना नियरेस्ट नेबरिंग एटम से डायरेक्टली अटैच होगा, वो उसकी क्या बताएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगी। अब इस पे आ जाओ। यानी कि बीच वाला जो एटम है इधर वाले से और इधर वाले से कैसे अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। अब अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो देखो, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो आप आगे, ये बंडी की पैकिंग हो गई। अब देखो 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशन। अब देखो 2D में 2 तरीके से पैकिंग की जाती है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली पैकिंग क्या है, अगर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा बोले छोटे बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये सारे एक साइज के होते हैं। एक के ऊपर एक लेयर रखते चले जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर रखते चले जा रहे हैं। ध्यान देना, एक के ऊपर एक लेयर, कोई भी लेयर एक दूसरे के अंडर में नहीं है, एक के ऊपर एक लेयर रखते चले, डिप्रेशन में नहीं है कोई भी, डिप्रेशन में नहीं है कोई भी, ठीक है, सॉरी डिप्लेशन में नहीं, डिप्रेशन नहीं, डिप्लेशन में नहीं है कोई भी। यानी कि सब लेयर एक दूसरे के कैसी हैं, ऊपर है, कैसी हैं, ऊपर है। अब देखो क्या है, अगर आप किसी मिडिल एटम को उठाओ, ये वाले, और ये एटम देखो कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है, देखो एक इससे ही अटैच है डायरेक्टली, एक इससे अटैच है, और एक इससे अटैच है, और एक इससे अटैच है। तो देखो अगर इन सबके सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। इसलिए इसका नाम रखा गया स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या नाम रखा गया, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखो दिखाई दे रहा है, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर रखा। अब देखो कोई भी लेयर अलग नहीं है, ये भी ए है, ये भी लेयर ए है, और ए भी लेयर ए है, क्योंकि देखो तीनों लेयर में आपको कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, सब लेयर एक के ऊपर एक क्या चली गई है, रखते चले गए हैं, ठीक है। तो देखो यानी कि अगर बात करें इस वाले एटम से कितने एटम अटैच हैं, 4, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4। और पैकिंग का टाइप कैसा हो गया, पैकिंग टाइप, पैकिंग टाइप कैसा हो गया, ए ए ए टाइप पैकिंग, इस तरीके से डॉट 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 लगा दो, ए टाइप की पैकिंग हो गई, ठीक, क्लियर बात। आप इनफाइनाइट लेयर लगा सकते हो, ए से बहुत सारी लेयर ऐसे लिख देगा, ए 3-4 बार, तो समझ जाना, क्लियर बात। अब इसके बाद देखो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक। यानी कि अब देखो 2D में दूसरी पैकिंग, 2D में दूसरी पैकिंग, आपको कंफ्यूजन ना हो तो 2D में मैं पहले यहां पर ऊपर नाम लिख देता हूं। पहली होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जब अपनी कॉपी में बाद में लिखने के बाद पढ़ें। स्क्वायर क्लोज्ड, स्क्वायर क्लोज, सॉरी स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखो आप 2D में दूसरी पैकिंग का नाम है, वैसे मैं बाद में बताता लेकिन आप कंफ्यूज है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर।
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो भाई, अब अगर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल अगर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है तो देखो क्या होगा, इसमें जो भी लेयर्स अगर रखी जाएंगी वो एक दूसरे के डिप्लेशन में रखी जाएंगी। देखो जैसे पहली लेयर, सारे एटम्स एक बराबर होने चाहिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। दूसरा एटम देखो इसके नीचे रखा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। देखो अब अगर आप इस सेंटर वाले एटम को देखो, पहले इसको जिसको मैंने लाइन से डॉट किया है, ये किससे एटम से डायरेक्टली अटैच है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कितने एटम से अटैच हो गया? 5। देखो अब इस डायग्राम में कुछ गलती हो गई। अब देखो गलती कहां पर हुई? 1 2 3 4 5, यानी कि अभी देखो इसमें एक गलती हो गई है, इसको फिर से बनाते हैं। ठीक, अब देखो जरा इसको फिर से बनाएंगे तो देखो एक बार रफ करता हूं, इसको फिर से बनाता हूं, जरा फिर से देखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर ज्योमेट्री सही नहीं हुई तो। देखो ठीक, अब देखो अब देखो ये एटम भी इससे क्या है? अटैच है। ठीक, अब देखो यानी कि अगर सेंटर वाले एटम को देखो जिसको मैंने डॉट डॉट से लाइन किया है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। देखो सॉरी, इनको आपस में, इनके सेंटर को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो देखो एक हेक्सागन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? इनके सेंटर को जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो एक क्या फॉर्म हो गया? हेक्सागन फॉर्म हो गया। यानी कि इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं? एच शॉर्ट में HCP। क्या बोलते हैं? HCP। यानी कि CP का मतलब हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो भाई, ये लेयर A है, A लेयर B है, क्योंकि ये इसके नीचे है इसलिए अलग तरीके की हो गई। फिर ऊपर वाली देखो बिल्कुल सेम है, जैसी ये है वैसी ये है। इसके ऊपर फिर कौन सी लेयर आएगी? AB। इस तरीके की इसमें पैकिंग कैसी होती है? AB टाइप पैकिंग कैसी होती है? AB टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है?
क्योंकि सेंटर वाला एटम कितने एटम से अटैच है, 6 एटम से अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि 2D में HCP और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3D की पैकिंग को पढ़ेंगे। 3D में देखो, अगर वो पैकिंग आप ना समझ पाओ, अगर वो पैकिंग आप बनते टाइम ना समझ पाओ, तो आप उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर किस टाइप की पैकिंग होती, बस इतना याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। फिर आपको दिमाग लगाना होगा वॉइड में, क्योंकि वॉइड पे क्वेश्चन मेडिकल के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और मैं वॉइड पे हर तरीके की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे वॉइड का कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि वॉइड ही सॉलिड में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उलझा देगा, जो आपको परेशानी में डाल सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं होने दूंगा। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करेंगे 3D पैकिंग।